Assalamu alaikum guys, welcome back to Brain Boost by Sakleen. Means here to Sakleen. I'm starting this journey with you all guys. जैसे कि आपको पता है कि कल का लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 था, हमने उसमें पढ़ा जो कि हमारे लास्ट टॉपिक थे अबाउट द गैसेस एक्सचेंज एंड द ब्रीथिंग। अच्छा, आपकी बुक में एक और जो है वो टेबल मेंशन की गई है अबाउट द ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेस। अच्छा, बर्निंग प्रोसेस क्या है? बर्निंग प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन ही है। अब रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग में कौन सा डिफरेंस है, ये जो है आपके टेबल में मेंशन किया गया है। अच्छा, इतनी कोई टेबल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान सी टेबल है। अगर आप खुद ही पढ़ें तो समझ में आ जाए, क्योंकि ब्रीथिंग भी आप पढ़ के आए हैं और रेस्पिरेशन भी आप पढ़ के आए हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये खुद भी आप टेबल पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आऊं तो आपकी बुक में एक जो है वो लाइन लिखी गई थी आपके डू यू नो में, जो कि लास्ट वाले पेजेस थे, वहां पे लिखा गया था कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज द इनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में लिखा गया था। अच्छा, रेस्पिरेशन के होते हैं दो टाइप्स। अब एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है हमारा इनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की मदद से हो, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, जो कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिले, तो उस रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड इफ द ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो हम उस रेस्पिरेशन को बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक मींस ऑक्सीजन का ना होना, ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन ना हो, तो उस रेस्पिरेशन को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अच्छा, ये कौन कौन सी जानदार जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? वो करते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जो है वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजी वगैरह, इस तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मींस उनको रेस्पिरेशन तो करते हैं लेकिन उनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, तो उस रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अच्छा, जो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड देन योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, लेक्चर नंबर 7, द लास्ट वन। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अच्छा, देखिए तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपके बुक में 3 दी गई हैं और डू यू नो में यहाँ एक्स्ट्रा वगैरह कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा गया। अच्छा, लंग कैंसर के बारे में थोड़ा लिखा गया है, लिखा नहीं गया, जबकि डिसऑर्डर में बताया गया कि लंग्स कैंसर भी एक जो है वो डिसऑर्डर होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। पहली जो हमारे डिसऑर्डर है वो है कोल्ड। अब कोल्ड क्या होता है? कोल्ड के सिम्टम्स क्या है? कोल्ड होता है बेसिकली फ्लू, मींस जुकाम वगैरह होना जो सर्दियों में होता है, उसको हम कोल्ड बोलते हैं। अच्छा, उसके सिम्टम्स क्या है, मींस उसकी निशानियां क्या है, कौन कौन सी पता कैसे चले कि इसको कोल्ड है या कोई और बीमारी है, तो वो चीज सिम्टम्स हम देख रहे हैं। अच्छा, डिसऑर्डर ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिसऑर्डर होना, लाइक नोज एंड थ्रोट। अच्छा, देखें अपर रेस्पिरेटरी मींस आपके जो लंग्स के ऊपर वाली जो चीजें हैं उसको हम, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम अपर रेस्पिरेटरी बोलते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मींस वो रास्ता जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऊपर वाला रास्ता है, जो रास्ता है, ठीक है, ट्रैक्ट है। अब लाइक नोज हो गया, ठीक है, नोज हो गया और हमारा गला हो गया, तो ये क्या हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो रास्ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कौन से? नोज एंड थ्रोट है। अच्छा, देखिए अब उसके बाद आता है कि होता क्या है? सोर थ्रोट। सोर थ्रोट मींस गले का बंद हो जाना, सूज जाना, ठीक है, हम कोई चीज खाते हैं तो वो गले में अंदर नहीं जाती, हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है, दर्द सा होता है, तो उसको हम बोलते हैं। अच्छा, कफ मींस खांसी होना बार बार। कंजेशन का मतलब वो किसी जिसकी तंगी होना, तो हमारे जो ये नोज है, हमारे ये जो गला, ये बंद हो जाते हैं, कंजेस्टेड हो जाते हैं। माइल्ड हेडेक। अच्छा, माइल्ड हेडेक क्या मतलब है? कि हमारे सर में दर्द होना, स्नीजिंग, छींके आना बार बार, वाटरी आईज, हमारी आईज जो है हमेशा गीली रहती हैं, लिक्विड हो जाती हैं, लो ग्रेड फीवर, आपको हल्का सा बुखार भी रहता है, तो ये सब निशानियां हैं, ये सब सिम्टम्स हैं किसकी? कोल्ड के, फ्लू के। अच्छा, देखिए कॉजेस क्या है, किस वजह से होती है, सबब इसके क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं जस्ट लाइक कराची, तो वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं तो उस एनवायरमेंट की वजह से आपको ज्यादातर जो है कोल्ड होगा। ड्यू टू वायरस, स्पेशली रीनो वायरस। अच्छा, ये वायरस की वजह से भी होता है, वो उस वायरस को हम बोलते हैं रीनो वायरसेस, तो ये आपको बुक में नहीं लिखा गया। नॉट ड्यू टू द वेट और कोल्ड वेट। अच्छा, ये इसलिए नहीं होता कि आप नहा के आते हैं तो आपको जुकाम हो गया, या आप जो है वो कोल्ड वेदर है, कोल्ड सर्दियां आ गई तो आपको जुकाम हो रहा है, ये इस वजह से नहीं होता। अच्छा, सर्दियों में भी होता है तो वो रीजन यही है कि क्योंकि वायरस जो है ठंड में ज्यादा जल्दी फैलते हैं, ज्यादा जल्दी बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, जबकि गर्मियों में वो मर जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आता है वो आता है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट इसका क्या है, कौन कौन सा इलाज इसका? मेडिकेशन मींस कहें कि प्रॉपर दवाएं होने चाहिए। अब वो दवाएं कौन सी?
थ्रोट लॉजेंजेस। अब थ्रोट लॉजेंजेस जो है वो भी एक किस्म की दवाई है। थ्रोट स्प्रे, गले की कोई स्प्रे होती है वो भी दवाई है। कफ ड्रॉप्स जो आपके सीरम्स पीते हैं खांसी वाले वो, या फिर कफ स्प्रे स्प्रे भी मिलता है किसको रोकने के लिए, खांसी को रोकने के लिए। अच्छा, दूसरा है गार्गलिंग विथ सॉल्ट वाटर। मींस आप जब नहीं जो है आप गॉगलिंग करते हैं, आप जो सॉल्ट वाटर बना के और आप मुंह में डाल के ऐसे गॉगलिंग करते हैं, तो वो भी ट्रीटमेंट है किसका, कोल्ड का। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस आपकी जबान में टीबी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है टीबी एंड फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस का नाम किसने रखा, कहां से आया, ये आज आपको पता चलेगा। अच्छा, सिम्टम्स में देखिए, सिम्टम्स कौन कौन से इसके, डिसऑर्डर ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उससे नीचे वाले कौन है, हमारे लंग्स है। अब उस लंग्स में जो है ये डिसऑर्डर होता है, कौन सा, जो है टीबी होता है। सिम्टम्स कौन कौन से हैं, कफिंग है, खांसी होना, स्पटम विथ ब्लड, मींस आपका जो स्पटम क्या है, मींस सलाइवा एंड म्यूकस, इन दोनों का मिक्सचर, बलगम जिसको हम बोलते हैं, तो वो किसके साथ है, ब्लड के साथ है। चेस्ट पेन हो, चेस्ट में दर्द हो, वीकनेस हो हमें, और वेट लॉस हो, उसके अलावा फीवर हो, बुखार हो जाए, नाइट स्वेट्स हो, मींस रात के टाइम हमें जो है वो पसीने आने लगे, ठीक है। कॉमन इन पुअर पीपल। अच्छा, ये जो है जो कि पुअर पीपल है, जो गरीब है। अब गरीब किस वजह से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वो अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं रहते, वो ज्यादा सफाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, तो उनको ये जो है ज्यादा बीमारी होती है ट्यूबरक्लोसिस। आपने खुद भी देखा होगा, टीबी ज्यादातर पुअर लोगों को होती है। एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये जो बीमारी है ये पर्सन से पर्सन तक फैलती है, मींस स्प्रेडिंग डिजीज है। मींस अगर आप किसी इंसान को टीबी है और अगर आप उसके साथ बैठ रहे हैं, तो हो सकता है 90% जो है श्योरिटी है कि आपको उस बंदे से टीबी हो सकती है। तो ये पर्सन टू पर्सन फैलती है। एंड डैमेज लंग्स, और ये लंग्स को डैमेज करती है, क्योंकि ये क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज है। अच्छा, कॉजेस पे आए, बैक्टीरियल डिजीज। अब ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। अब ये एक बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये जो है हमें टीबी होती है। तो इसके नाम से जो है इस डिजीज का नाम रखा गया, इस बैक्टीरिया के नाम से। जो ट्यूबरक्लोसिस है ना, इस ट्यूबरक्लोसिस को लेके इन्होंने नाम दिया टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस मींस टीबी। अच्छा, दूसरा काज क्या है, पुअर लिविंग कंडीशन फैसिलिटेट माइक्रोबैक्टीरियम। अगर आप, अच्छा पुअर, मैंने पुअर पीपल इसलिए कहा क्योंकि वो इंसान पुअर लिविंग कंडीशन में रहते हैं, वो ज्यादातर उन चीजों को यूज नहीं कर सकते, अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छे अच्छे एनवायरनमेंट को जो है वो फैसिलिटेट नहीं कर पाते। तो उस पुअर लिविंग कंडीशन की वजह से, तो उस वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरिया फैसिलिटेट होता है, ये ग्रो होता है, ये बढ़ता है, ताकि जो इंसान सफाई नहीं करता ज्यादातर। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है, प्रॉपर मेडिकेशन, दवाई होनी चाहिए प्रॉपर, जस्ट लाइक एंटीबायोटिक्स। लिविंग इन गुड एनवायरनमेंट, अब उसको चाहिए कि वो एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहे, और हर एक चीज उसकी साफ होनी चाहिए। एस्थमा, एस्थमा क्या है, दम की बीमारी जिसको बोलते हैं। जब सांस लेते हैं तो आवाजें आती हैं, वीजनिंग साउंड आता है सांस लेने में। जब आप सोते हैं आपको नींद नहीं आती, आप बेचैन हो जाते हैं आप, तो उसको हम एस्थमा बोलते हैं। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एयरवेज डिजीज। अब ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है। क्रॉनिक का मतलब ये है कि बहुत टाइम से, लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम ये बीमारी चले। मींस ऐसे नहीं कि एक बीमारी अगर आपको हुई है, आपको एक हफ्ता चली अंदर, नहीं, ये सालों से साल चलती रहती है। और रेस्पिरेटरी एयरवेज डिजीज, एयरवेज मींस वो रास्ता जहां से हमारी हवा गुजरती है, हमारे जो है वो हो गया ट्रेकिया हो गया, हमारे ब्रोंक्यूल्स हो गए या ब्रोंकाई हो गए, तो इस एयरवे में हमारा नोज हो गया, तो ये एयरवेज में ये डिजीज होती है, इसलिए हम इसको क्रोनिक रेस्पिरेटरी एयरवेज डिजीज भी बोलते हैं। अच्छा, एलर्जिक रेस्पॉन्स। अब ये एलर्जिक रेस्पॉन्स देता है, मींस जब भी आपको कोल्ड हो जाता है तब भी एस्थमा हो जाती है, या फिर ह्यूमिडिटी, कोल्ड मींस ये हमने पढ़ा अभी, या फिर हमें ह्यूमिडिटी मींस एनवायरनमेंट जो है वो जिसमें आलूदगी हो जाए, उस एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मींस आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, चेस्ट पेन होता है, टाइटनेस हो जाती है, हमारी छाती अकड़ जाती है, क्रॉनिक कफिंग होती है, हमें बहुत अरसे तक साल आधा साल तक हमें खांसी रहती है। एंड वीजनिंग, वीजनिंग क्या है, वीजनिंग साउंड जो है हम बोलते हैं वो साउंड जब हम सोते वक्त नहीं करते, गड़ागड़ साउंड एक होता है हमारे चेस्ट के अंदर से आवाज आती है, जिसको हम विस्टलिंग साउंड भी बोलते हैं, वो हमें अस्थमा में होता है। ये सब उसकी निशानियां हैं। अच्छा, कॉजेस क्या है, ब्रोंकियल ट्यूब्स इन्फ्लाम और स्वेल। हमारे जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है, हमारे जो हमने पढ़ रखे हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये
जो ट्यूब्स हैं ये सूज जाते हैं, ये इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, स्वेल्ड हो जाते हैं, सूज जाते हैं। इनहेरिटेड, या ये बीमारी ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक आती है, मींस इनहेरिटेड डिजीज है, वो डिजीज जो हमें खानदान से मिले, जो हमारे वालिदैन से मिले। इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग, वालिदैन से बच्चों तक ये बीमारी फैलती है। अच्छा, उसके बाद आए ट्रीटमेंट सर, इसका क्या है? मेडिकेशन। अब इसका भी दवाई है, आपको दवाई अच्छे तरीके से यूज करनी है, खुद नहीं डॉक्टर से पूछ के उनकी सलाह लेके फिर आपको मेडिकेशन लेनी है। यूज इनहेलर एंड कीप विथ ऑल द टाइम। अच्छा, जिनको अस्थमा होता है वो ज्यादातर इनहेलर अपने साथ यूज करता है। इनहेलर वो जो हमेशा उनके पास होता है, अगर अचानक उनको अस्थमा हो जाती है तो फिर वो इनहेलर यूज करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से सांस ले सके, और वो हर वक्त उनके पास होता है। अवॉइड कंजेस्टेड प्लेसेस। अब उन प्लेसेस को जो कि क्राउडेड प्लेसेस है, जहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, जहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ऐसी एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं, मजमुआ है लोगों का, तो उन जगहों से आप अवॉइड करें जिनको अस्थमा है, तो उनको वहां पे सांस लेने में दुश्वारी होती है और अस्थमा भी हो सकती है। अच्छा, आई होप सो कि आपको ये सब डिसऑर्डर्स जो है वो समझ में आ गए होंगे, जो कि हमने 3 पढ़े, कोल्ड, टीबी एंड अस्थमा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज समझ में ना आए दोबारा से लेक्चर को देख लें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।